हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्न साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्याय जैव अणु के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत पूछे जाएंगे और इनसे पहले वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? तो अगर इनकी परिभाषा की बात करें हम तो वे कार्बोहाइड्रेट यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? सैकेराइड। क्या बोल देते हैं? सैकेराइड। यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे जल अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें और आगे जल अपघटित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप अपना सामान्य एग्जाम्पल ग्लूकोज देख सकते हैं। फ्रक्टोज होता है आपका, ये भी क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। तो ये है आपके मोनोसैकेराइड। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अपचायी शर्करा क्या होती है? अपचायी शर्करा क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिक्रमक को अपचयित करते हैं तथा फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। अपचायी शर्करा की बात करें तो अपचयन प्रकृति के आधार पर आपकी शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपचायी शर्करा, दूसरी होती है अनअपचायी शर्करा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपचायी शर्करा की। तो बे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिक्रमक और फेलिंग अभिक्रमक दोनों को अपचयित करते हैं अपचायी शर्करा कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सभी मोनोसैकेराइड यानी एल्डोस और कीटोस, दोनों प्रकार की सैकेराइड यानी सभी मोनोसैकेराइड एल्डोस और कीटोस। और डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड में आप एक को छोड़ दो, सुक्रोज को छोड़कर, यानी सभी मोनोसैकेराइड और सुक्रोज को छोड़कर सभी डाइसैकेराइड आपकी क्या होती हैं? अपचायी शर्कराएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्यों को लिखिए। यानी पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो पहला तो कार्य है आपका पादप कोशिका भित्तियों का संरचनात्मक पदार्थ। यानी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो पादप कोशिका भित्तियों का क्या है? संरचनात्मक पदार्थ हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ है। यानी जो पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज है उससे आपकी क्या बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। और दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? जैव ईंधन कार्बोहाइड्रेट जैसे। अब यानी जो कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? जैव ईंधन का। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शर्करा, स्टार्च, ग्लाइकोजन जैव ईंधनों के रूप में कार्य करते हैं तथा जैव तंत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये आपके जैव ईंधन। जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, CO2 बन जाती है, H2O बन जाता है और 2880 किलो जूल ऊर्जा बन जाती है। यानी ये ऊर्जा किस चीज़ का कार्य कर रहे हैं? आपके लिए जैव ईंधन का कार्य करते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को मोनोसैकेराइड एवं डाइसैकेराइड में वर्गीकृत कीजिए। जैसे राइबोस टू डीऑक्सी राइबोस, पहली तो आपकी राइबोस, दूसरी है 2-डीऑक्सी राइबोज, तीसरी है माल्टोज, चौथा है गैलेक्टोज, पांचवा है फ्रक्टोज, छठवा है लैक्टोज। ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको इनको मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में सेपरेट करना है, यानी विभेद करना है। यानी इनमें से कितने मोनोसैकेराइड हैं और कितने डाइसैकेराइड हैं। तो अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की तो मोनोसैकेराइड आपके एक तो राइबोस शर्करा होती है, दूसरी 2D राइबोस शर्करा मोनोसैकेराइड होती है, उसके बाद गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये आपके क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड होते हैं आपके माल्टोज और लैक्टोज। ये दो आपके क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, ग्लाइकोसाइडी बंध से आप क्या समझते हैं? यानी जो ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है दो इकाइयों के बीच में, उससे आप क्या समझते हैं? तो दो मोनोसैकेराइड अणु परस्पर ऑक्सीजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी दो मोनोसैकेराइड अणु परस्पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं?
ऑक्सीजन आवंत द्वारा जुड़े होते हैं जिसका निर्माण करने के लिए, जिसका निर्माण जल के अणु की हानि से, यानी जल का अणु निकलने से होता है, यानी जो ऑक्सीजन वाला बंध बनता है उसका निर्माण किससे होता है? जल के अणु की हानि से। उस प्रकार दोनों में मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य ऑक्सीजन से होकर आबंध ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसाइडी आबंध कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं माल्टोज है, आपका क्या है? माल्टोज है, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज है आपका, वो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो अगर इसकी ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की आपकी क्या है? आवर्त संरचना है, चक्रीय संरचना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी OH था और यहाँ पर भी OH था। यहाँ से क्या निकल दिया? एक साइड तो OH, एक साइड से H निकाल दिया, तो H2O निकल गया। अब H2O निकलने के बाद जो बंध बना है उसकी क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो इस प्रकार होता है ये आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है ग्लाइकोजन क्या होता है तथा यह स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है? तो आपको ये बताना है एक तो ग्लाइकोजन क्या है और दूसरा स्टार्च से इसकी तुलना करनी है। तो जंतुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, यानी जंतुओं के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा रहता है वो किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। जो ग्लाइकोजन होता है उसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है। अब स्टार्च में 2 संरचना होती हैं आपकी, एक तो एमिलोस और दूसरी एमिलोपेक्टिन। लेकिन जो ग्लाइकोजन है उसकी संरचना किसके समान होती है? आपकी एमिलोपेक्टिन के समान होती है, लेकिन यह इससे अत्यधिक साकित होता है। लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है वो एमिलोपेक्टिन की अपेक्षा अधिक साकित होता है। यह यकृत तथा पेशियों में संचित रहता है। जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तब ये एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। अब हमारे शरीर को मान लो ग्लूकोज की आवश्यकता है तो जो हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन इकट्ठा हुआ है उसको एंजाइम किस में परिवर्तित कर देते हैं? ग्लूकोज में। दूसरी ओर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च आपका क्या है? स्टार एमिलोस यानी 15 से 20% जो कि जल में विलय है, तथा एमिलोपेक्टिन जो 80 से 85% जो कि जल में अविलय है का मिश्रण होता है। यानी स्टार्च एक तो एमिलोस दूसरी एमिलोपेक्टिन 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोजन तथा एमिलोपेक्टिन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के साकित बहुलक हैं। स्टार्च पौधों का संचित पॉलीसेकेराइड है, यानी पौधों के अंदर जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जबकि मानव में या जंतुओं में जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? सुक्रोज तथा लैक्टोज के जल अपघटन से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? आपको बताना है एक तो सुक्रोज और लैक्टोज दोनों के जल अपघटन से आपको कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुक्रोज के जल अपघटन की तो अपघटित तो होकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज, यानी जो सुक्रोज होता है वो आपका एक अणु तो ग्लूकोज का देता है, दूसरा अणु फ्रक्टोज का देता है। ये होता है आपका जो सुक्रोज है वो एक डाइसेकेराइड है जिसके जल अपघटन पर आपको एक तो ग्लूकोज मिलेगा एक फ्रक्टोज मिलेगा। और करना क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र होता है हमारा C12H22O11। अब इसका जल अपघटन कराओगे इन्वर्टेज एंजाइम या फिर बोलो आप सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में इन्वर्टेज बोलो आप या सुक्रेज एंजाइम बोलो, उसकी उपस्थिति में कराते हो तब आपको मिलता है C6H12O6 C6H12O6। अब ये एक तो ग्लूकोज है दूसरा फ्रक्टोज है। अब होता क्या है? ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह होता है। यानी सुक्रोज के जल अपघटन में आपको एक ग्लूकोज मिलेगा एक फ्रक्टोज। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, अगर लैक्टोज का जल अपघटन कराते हो तो आपको एक तो ग्लूकोज मिलेगा डी ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा डी गैलेक्टोज। अब जैसे ही ऊपर किया था सुक्रोज का जल अपघटन वैसे ही लैक्टोज का जल अपघटन करोगे, सूत्र वही है, लेकिन इसके साथ जल का अणु जुड़ने पर लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में वहाँ पर कौन सा एंजाइम चाहिए था? यानी सुक्रोज में कौन से एंजाइम की जरूरत थी हमें? इन्वर्टेज या सुक्रेज। लैक्टोज में कौन से एंजाइम की जरूरत है? लैक्टेज की। इसी प्रकार एक तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज दूसरा मिल जाएगा गैलेक्टोज। ये होता है आपका सुक्रोज और लैक्टोज का जल अपघटन होने पर प्राप्त उत्पाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? क्या होता है जब डी ग्लूकोज की विक्रिया निम्नलिखित अभिक्रमों से करते हैं? यानी आपको बताना है क्या होता है जब निम्नलिखित डी ग्लूकोज की विक्रिया निम्नलिखित अभिक्रमों से करते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पहली अभिक्रिया तो आपको HI के साथ करानी है, दूसरी ब्रोमीन जल के साथ। तो यह अभिक्रिया आपने NCERT के अंदर भी देखी होगी। तीसरी आपकी किसके साथ है, HNO3 के साथ। 3 अभिक्रिया आपकी। तो पहली अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका डी ग्लूकोज है। अब इसकी अभिक्रिया आप HI के साथ कराते हो, यानी HI के साथ लंबे टाइम तक गर्म करते हो, तब आपको उत्पाद प्राप्त होता है N-हेक्सेन। और ये अभिक्रिया ये दर्शाती है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन हैं वो एक ऋजु श्रृंखला यानी सीधी श्रृंखला में उपस्थित हैं। दूसरी अभिक्रिया आपकी कौन सी है, दूसरी अभिक्रिया आपकी ब्रोमीन जल के साथ, यानी डी ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ है आपकी, ब्रोमीन जल के साथ। ब्रोमीन जल के साथ कराते हो तो आपको मिलता है एक कार्बोक्सिल समूह युक्त ग्लूकोनिक अम्ल। क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल। इसका क्या हो जाता है, ये किसका काम करता है, दुर्बल ऑक्सीकारक का। जो ब्रोमीन जल है वो किसका कारण काम करता है, आपका दुर्बल ऑक्सीकारक का। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। डी ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो आपको एक कार्बोक्सिल समूह युक्त या 6 कार्बन युक्त ग्लूकोनिक अम्ल। कि आप अगर डी ग्लूकोज का HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, सैकेरिक अम्ल। और ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा, इसकी जगह आपको मिलेगा यहाँ COOH। क्या मिलेगा, COOH। तो अगर आप डी ग्लूकोज का HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाते हो, HNO3 ऑक्सीकारक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सैकेरिक अम्ल। और यहाँ CH2OH की जगह आपको क्या लिखना है, COOH, यानी 2 कार्बोक्सिल समूह युक्त एक अम्ल प्राप्त होगा, जिसे क्या कहते हैं आप, सैकेरिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं और प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। यानी आपको बताना है, एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, दूसरा बताना है अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, और दोनों के 2 उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ऐसे अमीनो अम्ल या एमिनो अम्ल जिनकी आवश्यकता मानव स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए होती है, लेकिन इनका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, परंतु उनका लेना जरूरी है, खाना जरूरी है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे वेलिन है, ल्यूसिन है, फेनिलएलिन है, फेनिलएलानिन है, ये आपके क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल। इसी प्रकार हम बात करते हैं अनावश्यक अमीनो अम्लों की। तो आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनकी आवश्यकता मानव स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए होती है, जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर के अंदर होता है वे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, मतलब बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बात करें, आपके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल, ये आपके कौन से अम्ल हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अगले प्रश्न की ये हो गया आपके प्रश्न कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।